हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एडुमैन फ्रैक्ट शीट पर। आज आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि 14 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है, उसका हम आपको 100% एनालिसिस करेंगे। आपके करेक्ट क्वेश्चन से आप उसका करेक्ट एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम इसकी पूरी PDF आपको अपलोड कर देंगे, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि असम के गुवाहाटी में स्थित किस प्रसिद्ध शक्तिपीठ में प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे। ए त्रिपुर सुंदरी मंदिर, बी ऑप्शन था आपका कामाख्या मंदिर, सी ऑप्शन था आपका कालीघाट मंदिर और डी ऑप्शन था आपका महाकालेश्वर मंदिर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कामाख्या मंदिर आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यह असम के गुवाहाटी में स्थित ज्ञानपीठ में प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेला में आयोजित किया जाता है आपका कामाख्या मंदिर। या कामाख्या मंदिर इसका एकदम आपका करेक्ट आंसर था, यही हमने आपको बताया है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसी को हमने एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम 100% क्लियर हो जाएगा कि कामाख्या टेम्पल असम की गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला देवी कामाख्या के वार्षिक रजस्वला काल से जुड़ा माना जाता है। इस दौरान देश विदेश के लाखों श्रद्धालु और साधु संत यहाँ पर आते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका अगला क्वेश्चन था कि तिरुकल्लुरल पुस्तक के लेखक कौन है। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए कबीर, बी ऑप्शन था आपका त्रिवल्लुवर, सी ऑप्शन था आपका तुलसीदास और डी ऑप्शन था आपका कालिदास। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थिरुवल्लुवर आपका एकदम करेक्ट आंसर था, जिन्होंने तिरुकुल्लुरल पुस्तक के लेखक हैं। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम 100% क्लियर हो जाएगा कि जो आपका तिरुवल्लुवर तिरुकुल्लुरल की रचयिता है। तिरुकुल्लुर तमिल साहित्य का एक महान ग्रंथ है। इसमें 1330 दोहे हैं। इस ग्रंथ यानी कि इस धर्म ग्रंथ का अर्थ है और कम पर आधारित है। इसे तमिल वेद भी कहा जाता है। जो आपका अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे और अपनी प्रसिद्ध कृति अभिज्ञान शकुंतलम के लिए जाने जाते हैं। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे। ए बारामिहिर, बी ऑप्शन था आपका कालिदास, सी ऑप्शन था आपका अमर सिंह और डी ऑप्शन था आपका धन्वंतरी। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, कालिदास इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अभिज्ञान शकुंतलम के लिए कालिदास को जाना जाता है। कालिदास इसका एकदम आपका करेक्ट आंसर था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। जो आगे आने वाली शिफ्ट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, वहाँ पर हम इसकी पूरी PDF अपलोड कर देंगे। इसका हमने कुछ एक्सप्लेन किया। कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने वे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक माने जाते थे। उनकी प्रसिद्ध कृति जो है अभिज्ञान शकुंतलम विश्वविख्यात संस्कृत नाटक है। अन्य प्रमुख रचनाएं जैसे उनकी मेघदूत, रघुवंश और कुम्हार संभव उनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 में कौन सा मौलिक अधिकार वर्णित विकल्प है। ऑप्शंस थे आपके। ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन था शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी ऑप्शन था आपका समानता के अधिकार और डी ऑप्शन था आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। यही आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ये आपका 14 से 18 में, अनुच्छेद 14 से 18 में स्थित है। ये आपका है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये हमने आपको बताया है। इसके आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया जाता है। जो आपका अनुच्छेद 14 है वह कानून के समक्ष समानता, जो अनुच्छेद 15 है भेदभाव का निषेध, जो आपका अनुच्छेद 16 है सरकारी रोजगार में समान अवसर, अनुच्छेद 17 आपका है अस्पृश्यता का उन्मूलन और आपका जो 18 अनुच्छेद है वह उपाधियों का उन्मूलन। ही आपके 14 से 18 अनुच्छेद हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। 4 ऑप्शन थे आपके। ए कपास, बी ऑप्शन था गेहूं, सी ऑप्शन था आपका बाजरा और डी ऑप्शन था आपका मक्का। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, गेहूं इसका एकदम करेक्ट आंसर। जो आपका गेहूं है वह पीट यानी कि रबी की फसल है और जो आपकी कपास है
ये आपकी खरीफ की फसल है, बाजरा भी खरीफ की फसल है, और जो मक्का है यह भी खरीफ की फसल है। जो आपका लेकिन गेहूं की फसल है वह रबी की फसल है। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया कि गेहूं भारत की प्रमुख रबी फसल है, और जो आपको पता है कि रबी फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। इन्हें ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि हालिया वैश्विक रिपोर्टों के अनुसार भारत के किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उत्पादन में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ऑप्शंस थे आपके ए ज्वारीय ऊर्जा यानी कि टेडेल एनर्जी, बी ऑप्शन था सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी, सी ऑप्शन था पवन ऊर्जा विंड एनर्जी, और डी ऑप्शन था आपका भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। सोलर एनर्जी में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है, सौर ऊर्जा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया हमने आपको, जिससे आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि भारत हाल के वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन और स्थापित क्षमता में देश में तेजी से आगे बढ़ा, और हालिया वैश्विक रिपोर्टों के अनुसार सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद सलाह प्राप्त होती है। ऑप्शन थे ए अनुच्छेद 72, बी ऑप्शन था अनुच्छेद आपका 74, सी ऑप्शन था अनुच्छेद 75, और डी ऑप्शन था आपका अनुच्छेद 78, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 74 इसका एकदम आपका करेक्ट ऑप्शन था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। 44वें और 42वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों में कितने कार्यकारी विषय सौंपे गए हैं। ऑप्शन थे ए 18 विषय, बी ऑप्शन था आपका 25 विषय, सी ऑप्शन था 29 विषय, और डी ऑप्शन था आपका 32 विषय है। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 29 विषय इसका एकदम करेक्ट आंसर। जो 11वीं अनुसूची है उसमें आपके 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 19 विषय सौंपे गए हैं। यह प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इन विषयों में कृषि, सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण आवास, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि शामिल हैं। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार और जिम्मेदार था। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 BWF विश्व चैंपियनशिप बैडमिंटन में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते। ऑप्शन थे आपके ए इंडोनेशिया, बी ऑप्शन था जापान, सी ऑप्शन था चाइना, और डी ऑप्शन था आपका दक्षिण कोरिया। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी चाइना, इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी चीन, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया हमने आपको कि 2025 BWF विश्व चैंपियनशिप में चीन ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर सर्वाधिक स्वर्ण पदक हासिल किए। चीन ने पुरुष एकल और महिला युगल में स्वर्ण पदक जीता है। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के अनुमान के अनुसार हालिया बाहरी झटकों से पहले भारत के लिए अनुमानित CPI आधारित महंगाई दर कितनी रखी गई थी। ऑप्शन थे ए 5.5%, बी ऑप्शन था 5%, सी ऑप्शन था 4.6%, और डी ऑप्शन था 4%। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 4.6% इसका एकदम आपका करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित महंगाई दर 4.6% रहने का अनुमान लगाया था। बाद में वैश्विक परिस्थितियों और बाहरी झटकों जैसे भूत राजनीतिक तनाव और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण महंगाई संबंधी जोखिम बढ़े हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर शब्दावली में CD का पूर्ण रूप क्या है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे आपके ए कॉम्पैक्ट डेटा, बी ऑप्शन था कॉम्पैक्ट डिस्क, सी ऑप्शन था कंप्यूटर डिस्क, और डी ऑप्शन था आपका कैरेक्टर डिस्क, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी कॉम्पैक्ट डिस्क का एकदम करेक्ट आंसर। जो CD का फुल फॉर्म है ये आपका पूछा गया था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, जिसको आप देख सकते हैं कि CD जो कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल स्टोरेज माध्यम जो ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम है जिसका उपयोग डेटा, संगीत, वीडियो आदि को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यह सामान CD की लगभग 700 MB डेटा संग्रहित किया जा सकता है, लेकिन इसे लेजर तकनीक द्वारा पढ़ा और लिखा जाता है। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
अनुच्छेद 171 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या को विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/4 से बढ़ाकर 1/3 कर दिया गया है। ऑप्शन थे आपके ए 4वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955, बी ऑप्शन था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, सी ऑप्शन था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और डी ऑप्शन था आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम 100% क्लियर हो जाएगा ये कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा अनुच्छेद 171 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के बाद किसी राज्य में की विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या को विधानसभा के कुल सदस्य के 1/4 से बढ़ाकर 1/3 कर दिया गया है। साथ में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए गए 7वें संविधान संशोधन में। जो आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत में नहर सिंचाई का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सबसे अधिक उपयुक्त और प्रभावी होता है। ऑप्शन थे ए दक्कन का पठारी क्षेत्र, बी ऑप्शन था बारहमासी नदियों के जलोढ़ मैदानी भाग और सी ऑप्शन था आपका पथरीली और रेगिस्तान क्षेत्र और जो आपका डी ऑप्शन था उपयुक्त में से कोई नहीं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आपका बारहमासी नदियों के जलोढ़ मैदानी भाग आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया हमने आपको, उसको आप देख सकते हैं कि नहर सिंचाई उन क्षेत्रों में सबसे अधिक सफल होती है जहां भूमि समतल की फ्लैट हो, बारहमासी नदियां उपलब्ध हो, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हो। इसलिए गंगा, सतलुज के मैदान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि के क्षेत्रों में नहर सिंचाई अत्यंत प्रभावी है। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है। ऑप्शन थे अनुच्छेद 36, बी ऑप्शन था अनुच्छेद 38, सी ऑप्शन था अनुच्छेद 39 और डी ऑप्शन था अनुच्छेद 40। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 38 इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि आर्टिकल 38 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिसको आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 38 राज्य को निर्देश देता है कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करे जिससे लोगों के कल्याण को बढ़ावा मिले। यह राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उसका यह भाग है। अनुच्छेद 38 इसका उद्देश्य सामाजिक असमानताओं को कम करना और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो आपका कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन थे ए जवाहरलाल नेहरू, बी और सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन था आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन था महात्मा गांधी और सरदार पटेल और डी ऑप्शन था आपका राष्ट्र बिहारी बोस और बी आर अम्बेडकर। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो CSP की स्थापना 1934 में की गई थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। आचार्य नरेंद्र देव इनके प्रथम अध्यक्ष और जयप्रकाश नारायण इनके प्रमुख नेताओं में से एक थे। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। चार ऑप्शन आपके थे अनुच्छेद 212, बी ऑप्शन था अनुच्छेद 214, सी ऑप्शन था अनुच्छेद 216 और डी ऑप्शन था अनुच्छेद 226। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 214 है आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया जिसको आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यह उच्च न्यायालय से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की शुरुआत करता है। हालांकि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी कर सकती है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में अधिकांश वर्षा किस मानसून शाखा के कारण होती है। ऑप्शन थे ए दक्षिण पश्चिम मानसून जो अरब सागर शाखा, बी ऑप्शन था दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा, सी ऑप्शन था उत्तर पूर्व मानसून और डी ऑप्शन था आपका पश्चिमी विक्षोभ। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर शाखा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया जिसको आप देख सकते हैं कि भारत के पश्चिम तटीय मैदान केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र आदि में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर से शाखा से होती है। अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर भारी वर्षा कराती है। इसी कारण पश्चिमी तटीय क्षेत्र भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्षा के अंत में यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के में केरल और दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में वर्षा लाने वाला मानसून कहाँ से आता है। ऑप्शन थे ए दक्षिण पश्चिम, बी ऑप्शन था उत्तर पूर्वी, सी ऑप्शन था आपका उत्तर पश्चिम और डी ऑप्शन था आपका
दक्षिण पूर्वी, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। नॉर्थ ईस्ट से मानसून आता है जो अक्टूबर और दिसंबर में केरल और दक्षिण भारत में, नॉर्थ ईस्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया हमने आपको कि अक्टूबर से दिसंबर के दौरान भारत के उत्तर पूर्वी मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय होता है। इसे प्रत्यावर्ती मानसून भी कहा जाता है। यह विशेष रूप से तमिलनाडु, केरल और दक्षिण पूर्वी तट पर वर्षा लाता है। यह समय हवाएं स्थल और समुद्र की ओर बहती हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में नमी ग्रहण कर वर्षा कराती हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, जब कोई बेरियम क्लोराइड BaCl2 का जलीय विलयन सोडियम सल्फेट Na2SO4 के जलीय विलयन के साथ अपक्रिया करता है तो यह किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन थे आपके, एक संयोजन अपक्रिया, बी ऑप्शन था अपघटन अपक्रिया, सी ऑप्शन था विस्थापन अपक्रिया और डी ऑप्शन था आपका द्वि विस्थापन अपक्रिया। इसमें आपका करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर डी, द्वि विस्थापन अपक्रिया आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर। जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट जो CuSO4 के घोल में डाला जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित क्यों कर देता है? ऑप्शन थे ए लोहा तांबे से कम अभिक्रियाशील है, बी ऑप्शन था लोहा तांबे से अधिक क्रियाशील है, सी ऑप्शन था लोहा और तांबा समान अभिक्रियाशील है और डी ऑप्शन था उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, लोहा तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है, यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले हैं। जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया है। करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका हमने करेक्ट एनालिसिस किया। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें क्योंकि वहाँ पर हम इसकी पूरी PDF अपलोड कर देंगे, जो क्वेश्चन और ऐड करके भी अपलोड कर देंगे जिसका आगे आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी ये PDF आपके लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।